ओके, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट सेक्शन 50C पे ओवर करा था डिस्कशन। 50C लैंड और बिल्डिंग के केस में सेल कंसिडरेशन मानेंगे विच एवर इज हायर। क्या क्या थे वो विच एवर? एक्चुअल सेल प्राइस, एफएमवी कहां से आ गई? स्टाम्प वैल्यू। अरे दो में से जो ज्यादा है उसको मानना है सेल प्राइस। और इसमें भी एक ट्विस्ट था, 110% वाला ट्विस्ट। और कौन से दिन की स्टाम्प वैल्यू में आपको दिन भी ध्यान रखना है, वो कौन सा का। आइए पहले एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर देखते हैं। ये देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन्स in the hand of X. X purchased a plot of land on 10th August 2008 for rupees 4,11,000. COA है। COA मतलब he enters into an agreement with B to transfer the plot of land on 1 May 2024 for rupees 80 lakh, stamp duty 86 lakh. तो एग्रीमेंट का दिन है 1 मई 2024। On 1 May 2024, XP get an advance of 1 lakh by an account पे चेक। एडवांस भी मिल गया 1 लाख रुपए मुझे। कन्वेंस डीड इज रजिस्टर्ड ऑन 5 जून 2024, रजिस्ट्री 5 जून को हुई और उस दिन की स्टाम्प वैल्यू 89 लाख है। काट दो इसको। तो कौन से दिन की स्टाम्प वैल्यू यूज करनी होती है? एग्रीमेंट के दिन का, अगर कंडीशन पूरी है तो। कंडीशन पूरी है, दिख रहा है आपको? तो इससे यूज करना है, इसको यूज करना। चलिए तो बाद में देखेंगे। तो सिंपल है। अब तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, दिख गया? अरे गेन लॉन्ग टर्म है। 2008 में खरीदी, 24 में बेची। पुराना लॉ लग रहा है 1 मई 24। बोलो ना। तो सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। क्लियर है? सेल प्राइस क्या होगी? एक्चुअल सेल प्राइस क्या है? 80 लाख। स्टाम्प वैल्यू क्या है? 86 लाख। ज्यादा है स्टाम्प वैल्यू, पर 86 से पहले सावधानी। 80 लाख का 110% तो करो। तो 80 लाख का 110% 88 लाख होता है। तो ज्यादा तो है पर 110 से ज्यादा, इसलिए सेल प्राइस 80 लाख ही रहेगी। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 8 9 का नंबर 137। आ गया? अरे आ गया आंसर। आपका जवाब क्या होता अगर 1 लाख रुपए 2 मई 2024 के दिन मिलते 1 मई 2024 की जगह? अच्छा, ये 1 लाख रुपए जो एडवांस है, अगर ये 2 मई को मिलते तो क्या होता? ये तो गड़बड़ हो जाता। फिर एग्रीमेंट के दिन एडवांस नहीं मिलता, उसके बाद मिलता। उसके बाद मिलता तो कंडीशन पूरी नहीं होती। तो फिर 86 लाख गायब होकर कौन सी वैल्यू काम में आती? फिर 80 और 89 की भिड़ंत होती। और 80 और 89 में जो भिड़ंत होती तो 89 जीत जाता, क्योंकि 110 से भी ज्यादा है। सेकंड वाले केस में सेल प्राइस 89 लाख हो जाती और उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन ज्यादा जाता। कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट तो वही रहती है 1089, वो तो बस 80 की जगह क्या हो जाता? 80। आ गया? एटीन वाला देख लो एक और। रमेश परचेज ए बिल्डिंग ऑन 10/4/2001 फॉर ए सम ऑफ 35 लाख। COA है। सेट बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय हिम टू महेश फॉर रुपीज 90 लाख ऑन 11/25 व्हेन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 185 लाख। एग्रीमेंट भी उसी दिन हुआ था और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी उसी दिन हो गई। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही दिन में सब कुछ हो गया। तो 185 लाख की स्टाम्प वैल्यू हो गई और एक्चुअल सेल प्राइस 90 लाख हो गई। क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया फिर तो। नेचर देखिए आपको, लॉन्ग है। 2001 में खरीदी गई बिल्डिंग को बेचा कब है आपने? 1/1/25 को।
एक एक 25 में पुराना लॉ लग रहा है, नया लॉ लग रहा है, नया लॉ लग रहा है, नया लॉ लग रहा है, तो सेल माइनस कॉस्ट, तो सेल प्राइस ऑब्वियसली 185 लाख बनेगा। स्टाम्प वैल्यू 90 से काफी ज्यादा और 110 से भी ज्यादा ही है, 90 का 110 99 ही होता है, अरे 110 से भी ज्यादा है, तो सेल प्राइस 185 लाख माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू 35 लाख। आ गया आंसर ही हो गया, अरे आ गया, एलटीसीजी हो गया। अब अगला पैराग्राफ क्या है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द एग्रीमेंट वाज एंटर्ड ऑन ए कार्ड चॉइस व्हेन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 130 लाख, रमेश हैज रिसीव्ड डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख बाय चेक फ्रॉम महेश ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, विल योर आंसर चेंज इफ सेड 15 लाख हैज बीन रिसीव्ड बाय कैश इन, अच्छा दो इसके अंदर और है। अब ये बोल रहे हैं मानिए कि ये एग्रीमेंट 1/8/24 को हुआ होता और रजिस्ट्री 1/1/25 को ही होती, एग्रीमेंट की डेट अलग कर दी और एग्रीमेंट के दिन की स्टाम्प वैल्यू 130 लाख होती है और रजिस्ट्री के दिन की स्टाम्प वैल्यू 185 लाख है, और 15 लाख रुपए अगर डाउन पेमेंट कैश चेक से मिल जाता तो कंडीशन पूरी हो जाती, कंडीशन पूरी हो जाती तो हम कौन से दिन की स्टाम्प वैल्यू को यूज करते, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की स्टाम्प वैल्यू मतलब 130 लाख, फिर 90 और 130 की लड़ाई कराते, तो 130 ज्यादा था, 110 से भी ज्यादा ही है, यहाँ पे सेल प्राइस 130 लाख बन जाती। और अगर 1/8/24 के दिन एग्रीमेंट हुआ होता तो पुराना लॉ लगता, लगता तो नया लॉ ही, लॉ तो नहीं लगता, तो 130 माइनस 35 लाख आंसर आ जाता। दिख गया क्या, आंसर चेंज हो गया, हो जाता 95। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये 15 लाख रुपए चेक से नहीं कैश से मिलते तो क्या होता, अगर कैश से मिलते तो वापस 185 लाख ही बनते। यार आपको ये तो समझा रहा हूं मैं, अगर ये 15 लाख रुपए कैश में मिलते तो अगेन रजिस्ट्री के दिन का स्टाम्प वैल्यू यूज करते, रजिस्ट्री के दिन का स्टाम्प वैल्यू 185 लाख होता, तो अगर आंसर थर्ड वाले केस में भी यही आता। डन है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो पूरा ही सेक्शन में समझ में आ गया, 110 को भी आ गया, कौन से दिन का स्टाम्प वैल्यू यूज करना है वो भी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पहला सेक्शन हो गया था कल हमारा 50C, अभी दो और बाकी है, कौन कौन से दो, एक 50CA है और एक 50D है, दोनों ही यूजलेस है, मतलब दोनों से कोई क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है। तो 50CA क्या है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। अभी 50C में कौन सी एसेट की सेल प्राइस की बात हुई थी कल, लैंड और बिल्डिंग। 50CA किसकी बात कर रहा है, अनकोटेड शेयर को मैं बोल सकता हूं अनलिस्टेड शेयर आम भाषा में, क्या है सुनिए। 50CA कहता है कि अगर मैंने अनकोटेड शेयर ट्रांसफर किए हैं, बोलो आपस से, कल 50C में लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर की, क्लियर है ना, तो यहां पे ट्रांसफर्ड एसेट का नाम हो गया अनकोटेड शेयर। अनकोटेड शेयर का अगर मैंने ट्रांसफर किया है और उसका एक्चुअल सेल प्राइस उसकी मार्केट वैल्यू से कम है, तो मार्केट वैल्यू को सेल प्राइस, मतलब कल स्टाम्प वैल्यू को बनाया था, आज किसको बना रहे हैं, मार्केट। देख लो, इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन, बताइए क्या, FMV ऑफ सच शेयर, ठीक है, देन बताइए क्या, जो FMV डिटरमाइन करने का एक तरीका होगा जो आपके कोर्स में भी नहीं है, इसलिए सेक्शन यूजलेस है। वो FMV कैसे निकाली जाती है ये सीए फाइनल में आता है, तो इसलिए इंटर पे इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस क्या हो जाती है, शून्य। तो FMV प्रिस्क्राइब मैनर से जो निकाली जाएगी उसी को क्या मान ले जाएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर। तीनों सेक्शन का लॉजिक समझ में आ गया, तीनों सेक्शन क्या बता रहे हैं, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक नंबर को वो कंसिडरेशन मान लेते हैं, 50C में स्टाम्प वैल्यू को बना देते हैं, 50CA में मार्केट वैल्यू को बना देते हैं। 50C लैंड और बिल्डिंग पे लगता है, 50CA अनकोटेड शेयर पे। क्लियर है, तो लिखिए सेक्शन नंबर, लिखिए पहले 50CA और फिर उसके आगे लिख दीजिए इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर,
इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर, ठीक है ये, if consideration received is less than FMV of such share determined in prescribed manner, then ये लिख दीजिए FMV treated as full value of consideration. लिख लिया? अब इस सीरीज का लास्ट सेक्शन आता है 50D। कैटेगरी पता पड़ गई? कैटेगरी क्या है? इन तीनों सेक्शन में सेल प्राइस किसी को माना जा रहा है। 50C में स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस मान रहे हैं, 50CA में एफएमवी को सेल प्राइस मान रहे हैं, 50C लैंड और बिल्डिंग पे लागू है, 50C अनकोटेड शेयर पे, और लास्ट और फाइनल आता है इसमें 50D। ये भी यूजलेस ही है। 50D तो बहुत ही यूजलेस है। कहता है कि अगर कोई भी कैपिटल एसेट है, कोई भी, यानी 50D हर कैपिटल एसेट पे लग सकता है। क्लियर है पहला पॉइंट? कोई भी कैपिटल एसेट जिसका सेल कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है, डिटरमिनेबल नहीं है, तो उसका सेल कंसिडरेशन उसकी एफएमवी को मानेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब अगर किसी भी कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया और उसका सेल प्राइस आप डिटरमाइन ना कर सके, तो उसका सेल प्राइस क्या होगा? जो ट्रांसफर के दिन का क्या होगा? एफएमवी। कोई से भी कैपिटल एसेट, जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफर जब भी एसेट करा जाता है तो एसएससी ऑलवेज ये जानता है कि उसका सेल कंसिडरेशन क्या है। कभी ना हो डिटर्मिनेबल, तो उन केस में 50D कहता है सेल प्राइस फिर एफएमवी मानकर आप कैपिटल गेन निकाल लें। तो लिख दीजिए सेक्शन 50D, where sale consideration of any capital asset is not determinable, then बोलिए FMV of said asset on date of transfer will be treated as sale consideration.
हो गया क्या? आपको याद है बीएनपी में मैंने एक सेक्शन आपको छोड़ा दिया था, जो मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा। बीएनपी का एक सेक्शन था 43 सीए। अब समय आ गया है कि मैं 43 सीए के ऊपर भी बात खत्म करके उसको भी कंप्लीट कर, क्योंकि जिसके लिए मैंने छोड़ा था वो सेक्शन अब हो चुका है। 43 सीए सेक्शन बीएनपी का है, और उसको उस समय मैंने पढ़ाया नहीं था। मैंने बोला था कैपिटल गेन के बाद पढ़ाऊंगा। उसका कारण अब आपको समझ में आ जाएगा शायद। 50 सी कौन से हेड का सेक्शन है? ठीक है, कल ही पढ़ा आपने। तो किस पे लगता है? और क्या कहता है? स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस बना देंगे। ये कौन सी लैंड और बिल्डिंग पे लगता है? ऑब्वियसली जो लैंड और बिल्डिंग क्या हो, क्योंकि कैपिटल गेन का सेक्शन। अब बस सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लैंड और बिल्डिंग मेरा कैपिटल एसेट के साथ साथ स्टॉक इन ट्रेड नहीं हो सकता? मानो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, तो मेरा तो काम ही बेचना खरीदना हो गया, लैंड और बिल्डिंग। तो अगर मैं लैंड और बिल्डिंग जो मेरा क्या है उसको बेचूं और स्टाम्प वैल्यू से कम पे बेच दूं स्टॉक को, तो 50 ही तो लग ही नहीं सकता। रीजन इसका 50 सी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैपिटल एसेट, और स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। लॉजिक है। तो अगर मैंने अपना लैंड और बिल्डिंग बेचा जो स्टॉक इन ट्रेड है, मान लो 40 लाख में बेचा और स्टाम्प वैल्यू 60 है, तो मैं तो बीएनपी का इनकम 40 लाख पे टैक्स दूंगा। मतलब बीएनपी में होगी 40 लाख की इनकम, ध्यान रखें। और अगर ये लैंड और बिल्डिंग स्टॉक नहीं होता, कैपिटल एसेट होता, तो 60 लाख रुपए पे टैक्स लगता, कैपिटल गेन में चला जाता। तो बस 50 सी का भाई है 43 सी है। सारी चीजें सेम, जो 50 सी में लिखा है वही 43 सी में लिखा है, बस एक ही चेंज है। फिर 43 सी ऐसी लैंड और बिल्डिंग पे लगता है जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है। बोलो आप ऐसे क्या? बाकी सब कुछ सेम, वही का वही। अगर मैंने कोई ऐसी लैंड और बिल्डिंग बेची जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है और उसका सेल प्राइस स्टाम्प वैल्यू से कम है, तो स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस बना देंगे। वही 110% का लॉजिक, कौन से दिन का स्टाम्प वैल्यू वही लॉजिक, सब कुछ वही का वही, सारे कानून एज इट इज कॉपी। बस फर्क क्या है बताइए? तो 50 सी और लैंड और बिल्डिंग, सॉरी क्या 50 सी और 43 सी है भाई है। ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो स्टॉक इन ट्रेड है उसमें 43 सीए से लगाऊंगा कैलकुलेशन, और जो कैपिटल एसेट है उसमें 50 सी। तो आपको इसी के नीचे लिख दो, या बीएनपी पे लिखना चाहते हो तो वहां पे लिख दो, जो आपकी इच्छा लिखिए। 43 सीए बीएनपी से रिलेटेड वाला सेक्शन, इसके नीचे देखो बस इतनी सी बात लिख रहा हूं मैं, सेम एज 50 सी। ओनली डिफरेंस इज, बताइए डिफरेंस क्या है? इट इज एप्लीकेबल on land and building which is stock in trade. Which is stock in trade.
किस पे एप्लीकेबल है बोल दीजिए। लैंड और बिल्डिंग जो कि मेरा स्टॉक इन ट्रेड। आइए इसको समझा देता हूं मैं आपको। बीएनपी का क्वेश्चन देखिए, 43 सीए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ये देखिए अब आप, लिस्टेशन 32 देखिए। फाइंड आउट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43 सीए इन द केसेस गिवन बिलो। क्या निकाल के बताना है? केवल सेल प्राइस क्या बनेगी 43 सीए। देखो अब केस 1, स्टाम्प वैल्यू एग्रीमेंट के दिन का है 15 जुलाई 24 के दिन 2640। रजिस्ट्री के दिन का स्टाम्प वैल्यू 35 लाख। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एज पर एग्रीमेंट, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एज पर एग्रीमेंट 24 लाख। मतलब एक्चुअल सेल प्राइस है ये, एक्चुअल सेल प्राइस 24 है। एग्रीमेंट के दिन का स्टाम्प वैल्यू ये एरिया, रजिस्ट्री के दिन का स्टाम्प वैल्यू एरिया। और पेमेंट जो सेलर से मेरे को यानी कि जो मिला है पहली बार अकाउंट पे चेक से, वो कितनी तारीख को मिला है? 10 जुलाई। अब आपको वही नियम लगाना है, जल्दी से बताओ। एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले मेरे को देखो पैसा मिल गया है, इसलिए कौन सा स्टाम्प वैल्यू काम में आएगा? ये वाला। तो 24 लाख और 26 लाख 40 हजार को यूज करेंगे अपन। हायर 2640 है, पर उससे पहले 24 लाख का 110% करके देखेंगे। तो 24 लाख का 110% कितना होता है? 2640 ही होता है। बोलो ना। तो 110 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए सेल प्राइस क्या बनेगी? 24 की 24 ही, 24 की 24 ही। 110 एग्जैक्ट भी होगा तो भी नहीं लेना है। स्टाम्प वैल्यू को यूज कब करना है? जब 110 से ज्यादा। सेम अब सारे ऐसे ही है। अगेन 24 लाख की एक्चुअल सेल प्राइस है, एग्रीमेंट 10 जुलाई 24 को और पैसा भी 10 जुलाई 24 को मिल चुका है थोड़ा बहुत। तो अगेन ये वाली स्टाम्प वैल्यू काट दूं, ये वाली काम आएगी। अब 24 लाख का 110 से ज्यादा है 27 लाख। देखो यहां पे आंसर क्या आ गया? 27। क्या बनेगी सेल प्राइस? 27 लाख। सब में आ गया? क्या निकालना है? सेल प्राइस क्या बनेगी वो निकाल। थर्ड वाले में देखो 24 लाख रुपए एक्चुअल सेल प्राइस है, एग्रीमेंट 15 जुलाई 24 को हुआ है और पैसा कब मिला है? अब ये वाली काम की नहीं है, ये वाली काम की। हाँ या ना? 24 लाख और 35 लाख को भिड़ाओगे तो 110 से ज्यादा ही है, 35 लाख। अरे डन है। सेम एप्लीकेबिलिटी है, बस फर्क क्या है? ये स्टॉक पे लग रहा है और वो कैपिटल एसेट। बाकी वही सेल प्राइस, इधर वो बन जाएगी उधर वो। इधर देखो आप ऐसे 14/8 को पैसे मिले, 10/8 को एग्रीमेंट था, तो ये वाली वापस काट दूं। फिर 31, 50 और 30 लाख। 30 लाख का 110% देखूंगा तो 31, 50 से ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए 30 लाख की सेल प्राइस बनेगी, 31, 50 को यूज करने की जरूरत नहीं। स्टाम्प वैल्यू ज्यादा तो है पर 110 से ज्यादा नहीं। क्लियर है? सेम 33 भी ऐसे ही है। तो 33 आप खुद ही कर लोगे, मतलब सब कुछ सेम ही है, 50C और 43C। अब ये ध्यान रखना, ये नंबर जो आ रहा है ना, ये सेल प्राइस है जो बीएनबी की इनकम बनेगी बस। और 50C में ये सेल प्राइस कैपिटल गेन की सेल प्राइस। अगर यही कैपिटल एसेट होता तो ये नंबर कैपिटल गेन का सेल कंसिडरेशन। बीएनपी से रिलेटेड है इसलिए ये नंबर बीएनपी की टैक्सेबल इनकम। पीएनबी का टेस्ट देने की तैयारी में लग रहे हो और अभी तक आपने क्वेश्चन पूछे नहीं, आपको सारे क्वेश्चन आ गए इसके जो, तो इम्पॉसिबल लग रहा था मेरे को तो पहले। क्या आज से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, जब मैं बोलूंगा जब से स्टार्ट होती है। आज किसका टेस्ट है? एक चीज बड़ी खास थी बीएनपी में। बीएनपी में याद है आपको किस आधार पे मैं डिडक्शन लेता था? अक्रूवल बेसिस के पेमेंट बेसिस?
डिपेंड ऑन अकाउंटिंग मेथड करते थे अपन, एक्सेप्ट 43B। हाँ, वो अलग बात है कि जिन खर्चों पे सेक्शन क्या लग जाता था 43B, उन खर्चों के लिए तो पेमेंट जरूरी है, बहुत सारे खर्चे थे वहां। तो मैंने आपको उस दिन भी पहले बोला था, अपन ने इनकम निकालने के लिए पीएनएल से इनकम निकालते हैं अपन, पीएनएल में नेट प्रॉफिट में एडलेस कर कुरा के इनकम, और एक वो तरीका था प्रिजम्पटिव निकालते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम